हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। तो जैसा कि एसएससी जे 2020 सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 10 होगा। अभी तक हमारा सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है। तो आज का टॉपिक है कंक्रीट। कंक्रीट को मैंने 5 पार्ट्स में टोटल डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे आज का पार्ट होगा 3। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिए, तो उन्हें भी देख लेना जाके। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनमें मैंने काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं। तो आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे जो कि मेनली 2016, 17, 18 में आए हुए हैं। इसके अलावा मैंने सीमेंट, ब्रिक, लाइम, एग्रीगेट्स के लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर देख लेना। उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द क्वेश्चन नंबर 1, ग्रीन कंक्रीट मे बी मेड बाई एडिंग। ये कह रहा है जो ग्रीन कंक्रीट होती है वो किसको मिलाने से बनती है। तो इसका आंसर होता है आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन सी, आयरन ऑक्साइड। तो ग्रीन कंक्रीट कैसे बनती है? देखिए, ग्रीन कंक्रीट बनती है जो कि हमारे जितने भी इको फ्रेंडली वेस्ट होते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं इको फ्रेंडली होते हैं, जो कि बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते हैं, उन सारे वेस्ट को मिला के हम क्या बनाते हैं? ग्रीन कंक्रीट। तो यहाँ पे कुछ देखते हैं कौन कौन से वेस्ट होते हैं। तो हमारे पास वेस्ट हो गया लाइक स्लैग हो गया, पावर प्लांट वेस्ट हो गए, रिसाइकल्ड कंक्रीट हो गई, माइनिंग और क्वायरिंग वेस्ट हो गए, रेड मड हो गया, वर्ल्ड क्ले वेस्ट, ग्लास, सॉडस्ट एटसेट्रा। तो इस तरह के जितने भी वेस्ट होते हैं इन सब का यूज होता है ग्रीन कंक्रीट को बनाने में। इसके अलावा कुछ कॉमन वेस्ट होते हैं जैसे कि फर्नेस स्लैग हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया, फ्लाई ऐश हो गया। ये कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट होते हैं हमारे ग्रीन कंक्रीट को बनाने के लिए। अब देखें बेरियम मैग्नेट क्या होता है। बेरियम मैग्नेट जो होता है एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसके अलावा आयरन हाइड्रोक्साइड क्या होता है? एक पिगमेंट होता है जो कि यूज होता है कॉस्मेटिक्स और टैटू बनाने के लिए। पिगमेंट मतलब कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके अलावा क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड भी एक पिगमेंट होता है जो कि पेंट, इंक और ग्लास में जिसका यूज होता है कलर को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगले क्वेश्चन देखेंगे। एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन कंक्रीट रिजल्ट्स इन। ये कह रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड को अगर मैं कंक्रीट में मिलाऊं तो उसका क्या रिजल्ट होगा। तो इसके पहले हमने ऑलरेडी कैल्शियम सल्फेट के बारे में पढ़ा हुआ है। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट हम जिप्सम को बोलते हैं। जिप्सम क्या है? एक रिटार्डर की तरह काम करता है। तो वहीं यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड आ गया। कैल्शियम क्लोराइड एक एक्सेलरेटर की तरह काम करता है, मतलब सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है, जल्दी से सेटिंग कराता है कंक्रीट की। जब ये एक एक्सेलरेटर की तरह काम करेगा मतलब सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देगा, जल्दी से सेटिंग कराएगा, इसका मतलब हमें क्यूरिंग की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। जब क्यूरिंग की रिक्वायरमेंट कम होगी इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिडक्शन इन क्यूरिंग पीरियड। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो कैल्शियम क्लोराइड होता है कैल्शियम सल्फेट होता है। कैल्शियम क्लोराइड एक एक्सेलरेटर की तरह काम करता है, वहीं कैल्शियम सल्फेट एक रिटार्डर की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन, द इम्प्योरिटी ऑफ मिक्सिंग वाटर विच अफेक्ट्स द सेटिंग टाइम एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी इम्प्योरिटी होती है जो कि हम कंक्रीट में मिक्स करें जिससे सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ दोनों इफेक्ट जिससे सेटिंग टाइम और स्ट्रेंथ दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे होता है सोडियम कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ये इस तरह की इम्प्योरिटी होती है जो कि सेटिंग टाइम पे डायरेक्टली इफेक्ट डालती है, इसके अलावा स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देती है। तो सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एडिशन ऑफ शुगर इन कंक्रीट रिजल्ट्स इन। ये कह रहा है अगर कंक्रीट में मैं शुगर को ऐड कर दूं तो उससे क्या रिजल्ट आएगा। ऑप्शन देखेंगे। इंक्रीज इन सेटिंग टाइम बाई 1 आवर, इंक्रीज इन सेटिंग टाइम बाई 4 आवर, डिक्रीज इन सेटिंग टाइम बाई 1 आवर, डिक्रीज इन सेटिंग टाइम बाई 4 आवर। तो इसका आंसर होता है कि इंक्रीज इन सेटिंग टाइम बाई 4 आवर। मतलब सेटिंग जो हमारी पहले जितनी होनी थी उसमें 4 आवर ऐड कर देता है। मतलब पहले सपोज हमारी 1 आवर में सेटिंग होनी थी लेकिन अब कब होगी? 5 आवर में। तो ये सेटिंग टाइम को इंक्रीज करता है, मतलब एक रिटार्डर की तरह काम करता है। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। अगला देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर एंड एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोपोर्शन इज नोन एज। तो ये कह रहा है कि अगर मैं प्रॉपर और एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ में कंक्रीट के इंग्रेडिएंट को मिलाना है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बैचिंग। ठीक है। तो बैचिंग रिफर्स फॉर, तो बैचिंग क्या होता है? देखिए, बैचिंग रिफर्स टू कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ए कंक्रीट मिक्स इन ईच बैच। ये मतलब बैचिंग जो होता है कंट्रोल करता है सारी क्वांटिटी को, जितनी भी हम कंक्रीट बनाने के लिए जितनी भी इंग्रेडिएंट यूज करेंगे उन सबकी क्वांटिटी को एक कंट्रोल्ड वे में मिक्स कराता है, तो उसे बोलते हैं बैचिंग। तो बैचिंग यहाँ पे 2 तरह की होती है, पहली होती है वॉल्यूम बैचिंग, दूसरी होती है वेट बैचिंग। तो जो दोनों में अगर देखा जाए तो वेट बैचिंग हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें बल्किंग ऑफ सैंड को कंसीडर नहीं करते। जो बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, जो सैंड की बल्किंग होती है वो क्या होती है, इसको मैंने ऑलरेडी एग्रीगेट वाला लेक्चर उसमें कवर किया हुआ है। तो
वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो वैसे अगर मैं मोटा मोटा बताऊँ तो बल्किंग ऑफ सैंड होती है जब भी हम सैंड में अगर हम 4 to 6% के अमाउंट में वाटर ऐड करेंगे तो उसमें जो सैंड का जो वॉल्यूम होता है वो 20 to 25% इंक्रीज हो जाता है। अब कैसे होता है इसको आप उस वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो वेट बैचिंग होती है इसमें हम जो सैंड का इफेक्ट होता है बल्किंग वाला उसे कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए वेट बैचिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और वॉल्यूम बैचिंग क्या होती है, एक छोटे से अमाउंट के लिए इसको किया जाता है, कुछ छोटे मोटा जो काम होता है उसके लिए हम वॉल्यूम बैचिंग कर सकते हैं, जिसमें जो बल्किंग वाला इफेक्ट होता है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, द डेटम टेम्परेचर फॉर मैच्योरिटी बाई प्लोमैन एज। ये कह रहा है जो डेटम टेम्परेचर होता है कंक्रीट की मैच्योरिटी के लिए, जो कि प्लोमैन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन्होंने दिया हुआ है, वो क्या होता है। तो पहले मैं आपको बता दूँ डेटम टेम्परेचर होता है -11.7 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। लेकिन अब ये टेम्परेचर की हम बात क्यों कर रहे हैं, देखिए जब भी हमारे पास कंक्रीट होती है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ गेन करने के लिए हमारे पास हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो हाइड्रेशन से स्ट्रेंथ गेन होती है। लेकिन हाइड्रेशन के अलावा एक और फैक्टर होता है, वो होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी इस पर इफेक्ट डालता है। अब कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, तो ये जो टेम्परेचर होता है ये होता है हमारा मैच्योरिटी को कैलकुलेट करने के लिए, ना कि हाइड्रेशन के लिए, ये तो मैच्योरिटी के लिए। तो मतलब कंक्रीट को जो मैच्योर होना है, अब देखिए यहाँ पे हम एक डेटम की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका जो फाइनल मैच्योरिटी टेम्परेचर निकल के आएगा वो डिफरेंट होता है। तो मैच्योरिटी के लिए हमारे पास -11 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑप्शन में 11.7 है, लेकिन जो एक्यूरेट होता है वो होता है -11 डिग्री सेल्सियस। अब पहले हम जानेंगे मैच्योरिटी क्या होती है। मैच्योरिटी जो कंक्रीट की होती है वो डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ टाइम और टेम्परेचर। टाइम और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होता है उसे बोलते हैं मैच्योरिटी। ये समेशन होता है टोटल टाइम और टेम्परेचर का। इसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस, आवर्स पर डिग्री सेल्सियस, डेज। ये यूनिट भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो इसको भी याद रखिए। आप देखिए जो डेटम टेम्परेचर है -11 डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंडर नॉर्मल कंडीशंस यूजिंग ऑर्डिनरी सीमेंट द पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ द फॉर्म वर्क। ये कह रहा है कुछ नॉर्मल कंडीशन के अंडर में हमें जो फॉर्म वर्क को हटाना है। फॉर्म वर्क क्या होता है, जो भी शटरिंग वगैरह होती है उसे फॉर्म वर्क बोलते हैं। आप ये जो कॉलम के लिए जो साइड से देखा होगा आप लोगों ने, जो फ्रेम लगाते हैं, फ्रेम के अंदर फिर हम कंक्रीटिंग करते हैं, उसी को फॉर्म वर्क कहते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में फॉर्म वर्क को कितने टाइम के बाद हटाना चाहिए, तो ऑप्शन देखेंगे 7 डेज फॉर बीम सॉफिट्स, 7 डेज फॉर बीम सॉफिट्स, 14 डेज फॉर बॉटम स्लैब्स जिसका स्पेन 4.6 मीटर एंड इससे ज़्यादा के लिए, 21 डेज फॉर बॉटम बीम्स ओवर 6 मीटर स्पेंस। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में सारे फॉर्म वर्क के टाइम पीरियड दिए हुए हैं। तो इस टेबल को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे भी होना आप कर लीजिए याद इसको, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक आएगा, कुछ भी हो जाए इससे आना है क्वेश्चन। तो जिसमें सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म वर्क कॉलम के लिए, वॉल और बीम के लिए 16 to 24 आवर, मतलब 16 से 24 घंटे के बाद हम हटा सकते हैं। फिर है सॉफिट फॉर्म वर्क टू स्लैब, जिसमें प्रॉप्स टू बी फिक्स इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क, तो 3 दिन में इसको हटा सकते हैं। सॉफिट फॉर्म वर्क है स्लैब का। फिर है सॉफिट फॉर्म वर्क किसके, बीम के लिए, तो इसको 7 दिन के बाद हटा सकते हैं। उसके बाद प्रॉप्स टू स्लैब, आप जो स्लैब के जितने प्रॉप्स होते हैं साइड में जो एंड पे जो आपको सपोर्ट मिलता है, उसके लिए जो भी फॉर्म वर्क होगा, इस अगर हमारे स्लैब की स्पैनिंग जो स्पैन है स्लैब का 4.5 तक है तो 7 दिन में हटा दो। अगर स्पैन हमारा 4.5 मीटर का है तो वहाँ पे 14 डे पे हटा सकते हैं। इसके अलावा प्रॉप्स टू बीम्स एंड आर्चेस, जो भी बीम और आर्च के जो प्रॉप्स होंगे, मतलब जो एंड होंगे, उनकी जो स्पैनिंग अगर 6 मीटर है, मतलब जो भी बीम हमारी हैं अगर 6 मीटर तक हैं तो उसकी जो फॉर्म वर्क होगा 14 डे पे हटा सकते हैं। और अगर स्पैन हमारा 6 से ज़्यादा है तो 21 दिन बाद हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसाइजर। ये कह रहा है नीचे जितने भी एग्जाम्पल दिए इनमें से प्लास्टिसाइजर कौन सा होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन ए, ये एक प्लास्टिसाइजर होता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं प्लास्टिसाइजर के, सुपर प्लास्टिसाइजर के, एयर एंड ट्रेनर के, एक्सेलरेटर, रिटार्डर्स के। तो जो प्लास्टिसाइजर क्या होता है, ये हमारे मेनली जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हीं को चेंज कर देते हैं। मतलब प्लास्टिसाइजर एक एडमिक्सचर की कैटेगरी में आता है। तो एडमिक्सचर मेनली होते हैं कंक्रीट की प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए। तो सबसे पहला प्लास्टिसाइजर देखेंगे जो कि क्या करता है, वाटर कंटेंट को रिड्यूस करता है और वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो यहाँ पे एग्जांपल होते हैं लिंगोसल्फोनिक एसिड, हाइड्रोक्सिलेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, पॉलीग्लाइकोल ईस्टर्स। फिर आते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर जो कि वर्केबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा
इम्प्रूव करते हैं, जिसके एग्जाम्पल होते हैं सल्फोनेटेड मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, मॉडिफाइड लिंगोसल्फोनेट। अब देखिए ये जो वर्ड हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि फालतू मुझे कोई मज़ा नहीं आ रहा बताने में, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऑप्शन में आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। एयर एंड ट्रेनर में, एयर एंड ट्रेनर क्या करते हैं, ये भी वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, इसके अलावा जो फ्रीजिंग थॉविंग होती है उसको रजिस्ट करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हो गए वुड रेजिन और वेजिटेबल ऑयल। एक्सेलरेटर काफ़ी बार बताया हुआ, पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, क्या करते हैं, क्विक सेटिंग कराते हैं। एग्जाम्पल कैल्शियम क्लोराइड, सिलिकेट। रिटार्डर, रिटार्डर क्या करते हैं, सेटिंग टाइम को बढ़ा देते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट और शुगर, सेलुलोस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ केमिकल एडमिक्सचर्स आर देयर। ये कह रहा है केमिकल एडमिक्सचर कितनी तरह के होते हैं, तो केमिकल एडमिक्सचर टोटल 4 तरह के होते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 तरह के एडमिक्सचर होते हैं, पहला होता है केमिकल और दूसरा होता है मिनरल। तो केमिकल में आपके प्लास्टिसाइजर, एक्सेलरेटर, रिटार्डर, एरेंट्रेनर, और जो केमिकल एडमिक्सचर होते हैं ये ऐड करते हैं हम टाइम ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, जब भी कंक्रीट को मिक्स कर रहे होते हैं उसी टाइम ऐड कर देते हैं। दूसरे आते हैं मिनरल एडमिक्सचर। मिनरल क्या होते हैं, पोजुलाना हो गया, ब्लास्ट फर्नेस हो गया, सिल्का फ्यूम हो गया, राइस हस्क। अब ये कब ऐड की जाती है, ये ऐड किया जाता है जब हम सीमेंट क्लिंकर्स को ग्राइंड कर रहे होते हैं, ग्राइंडिंग होती है आपकी, तो ग्राइंडिंग होती है सीमेंट क्लिंकर्स की, उस समय हम ऐड करते हैं मिनरल एडमिक्सचर्स को। ये रिप्लेस कर देते हैं सीमेंट को बाई 10 to 70% बाई मास, मतलब सीमेंट के मास को इंक्रीज कर देते हैं 10 से 70% तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। डेंसिटी ऑफ नॉर्मल कंक्रीट अबाउट 2400 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, डेंसिटी ऑफ लाइट वेट कंक्रीट इज अबाउट 1900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, डेंसिटी ऑफ हैवी कंक्रीट इज अबाउट 3580 kg पर क्यूबिक मीटर, या फिर सारे ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। देखिए जो नॉर्मल कंक्रीट की डेंसिटी होती है 2400 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और अगर वहीं लाइट वेट की होती है 1900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और जो हैवी कंक्रीट की होती है 3580 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सी, 2400 जो कि होती है प्लेन कंक्रीट की, भाई आरसीसी की होती है 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आरसीसी की 2500 होती है, 2400 2500 काफ़ी पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लाइट और हैवी की देख सकते हैं 1900 और 3580। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज हमने टोटल 10 क्वेश्चंस किए हैं, और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो उनको भी देख लेना, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा जो भी मैंने सीमेंट, लाइम, ब्रिक, एग्रीगेट के लेक्चर अपलोड किए उनको भी देख लेना, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और कोई भी अगर डाउट हो लेक्चर से रिलेटेड या फिर कोई अदर डाउट हो तो उनको भी आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा या फिर अलग से लेक्चर बनाऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।